अगर कोई भी कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। 720 तो किसी ना किसी के तो आते हैं, तो हम भी ला सकते हैं उसमें। एम्स भोपाल का टारगेट है, अगर कट ऑफ उसके लायक आता है तो फिर देखेंगे। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है स्टार्टिंग में ही, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समर, सबसे पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन दो, कौन हो, क्या हो, ड्रॉपर रहे हो कि नहीं, पढ़ाई कैसे करी, अपने बारे में कुछ बताओ, एक्सपेक्टेड स्कोर क्या आ रहा है। हेलो, तो माय नेम इज समर्थ गुप्ता एंड मैं अभी फ्रेशर हूँ। 12th में मैंने 12th कंप्लीट की और अभी नीट का एग्ज़ाम दी और एक्सपेक्टेड स्कोर 690 है। दैट इज़ वेरी गुड। तो समर चलो अपने बारे में बताओ, अब फ्रेशर हो तुम, ठीक है, तो कैसे तुमने बोर्ड्स के साथ प्रिपरेशन को हैंडल किया था, क्या किया था, अप्स एंड डाउन्स कुछ। 11th में यही लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं तो कोटा जाके तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ लोकल कोचिंग ज्वाइन की और 11th में तो उसी से चलता गया सब, जो नॉर्मली चल रहा था। और मार्क्स टेस्ट देते थे, मार्क्स कम आते थे मतलब मार्क्स अटके हुए थे, 500 ही आते थे, बड़ी मुश्किल से 500 आते थे, उसके ऊपर कभी नहीं आए। ओके 12th में आए तो 12th में बोर्ड्स की भी टेंशन बढ़ गई थी। बोर्ड्स के लिए अलग से टेस्ट करवाते थे वो लोग, तो उस टेस्ट लिए पढ़ना पड़ता था और ये नीट के लिए तो प्रिपरेशन करनी ही थी। तो शुरुआत में तो हमने सोचा था कि हम एम्स दिल्ली जाएंगे बस और कुछ नहीं चुनेंगे और कुछ चूज नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो डिमोटिवेशन आने लगा कि अब तो एम्स दिल्ली हो ही नहीं रहा है, हमारे मार्क्स ही नहीं आ रहे 500 से। ऐसी 12th भी ऐसी ही निपट गई, पूरी 12th ऐसी हो गई, कुछ मार्क्स में कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं आया। लास्ट तक एक महीना बस बचा था और मार्क्स हमारे 570 तक ही आते थे, उसके ज़्यादा नहीं था। अच्छा, फिर क्या हुआ उस एक महीने में कि स्कोर इंक्रीज होने लगा? वो बोर्ड्स दिए थे, फेब में बोर्ड्स हुए थे, हम एमपी बोर्ड में एनरोल्ड थे। फेब में बोर्ड्स हुए, मार्च में बोर्ड्स का रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेशन से कम हो गया था वो भी। अच्छा, तब थोड़ा सा डाउन फील हुआ था। ओके, कोई बात नहीं। तो देखो तब तो टेंशन नहीं हुई थी कि बोर्ड्स का ये तो उसके बोर्ड्स वो निपटाए और उससे थोड़ा सा राइज करने की कोशिश की कि जितना हमारी परसेंटेज है उससे कम AIR लाएंगे। ये मोटिवेशन काफ़ी हेल्प किया था हमारी तब। बहुत बड़ी बात बोल दी, जितना परसेंटेज है उससे कम AIR। ये सर ने बोला था, जो हमारी कोचिंग में जो फिजिक्स पढ़ाते थे उन्हीं ने बोला था कि इससे डिमोटिवेट मत हो, जितनी परसेंटेज है उससे अच्छी AIR लाना बस। बोर्ड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी बोर्ड परसेंटेज। एग्जैक्टली। उसके बाद असली गेम शुरू हो गया था। मतलब पहले टेस्ट में मार्क्स हमारे अच्छे आ गए थे, पहले मॉक टेस्ट में मार्क्स आ गए थे कुछ 618 कुछ थे, फिर वापस मार्क्स कम हो गए थे। अच्छा, तो मतलब ऊपर नीचे रहा था, बट एट द एंड 690 तक पहुंच ही गए। हाँ, दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, बाकी तुम बताओ मटेरियल क्या क्या यूज़ किया था तुमने? 690 तक पहुंचना इज़ अ बिग अमाउंट, राइट। 690 काफ़ी अच्छा स्कोर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने, जैसा मुझे बताया कि तुमने वो 1 रुपये वाले उसमें एनरोल्ड थे तुम, राइट, नीट एक्सेलरेटर बैच में एनरोल्ड थे। वहाँ के क्वेश्चंस आए थे पेपर में, है ना? हाँ, बहुत सारे आए। एग्जैक्टली। और वहाँ पे मतलब हमने ट्राई किया था कि हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस दें और 1 रुपये में दें, ताकि यार हर कोई अफोर्ड कर सके, ठीक है, हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो बताओ। अच्छा, मुझे ये बताओ, 690 तक पहुँचने में तुमने कहा लास्ट का 1-1.5 महीना जो था तब असली एंड गेम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मेंटालिटी तुमने बहुत स्ट्रांग रखी कि यार बोर्ड्स ख़राब हो गए, कोई बात नहीं, मैं नीट अच्छा करूँगा। उस मेंटालिटी में दोस्तों का, घर परिवार वालों का कितना इफेक्ट था? उसमें ज़्यादा इफेक्ट तो फैमिली वालों का ही था। फैमिली और जितने मेंटर्स थे उन्हीं ने हेल्प किया था सर। बोर्ड्स हो गए थे तो दोस्तों से बोलचाल तो बंद ही हो गया था। जितने नीट पे फोकस थे वो बस साथ थे, बाकी सारे तो अलग ही हो गए थे। तो दोस्तों का ज़्यादा कुछ रोल नहीं था। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे कि जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही करोगे तुम इसको लेके। और उसके कुछ दिन बाद जो वही फिजिक्स वाले जो सर थे हमारे, उन्हीं का इंस्टीट्यूट है, तो वो घर आए थे
उस दिन उनने बताया था बहुत कुछ, और उसके बाद हमारे मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हुए थे। वेरी गुड। मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीचर का लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग मेंटर। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ड्रॉप लेके 2025 के लिए, एंड यू एग्री कि यार पूरे साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, राइट? तो अगर तुम्हें 3 गोल्डन एडवाइसेस देनी हो, 3 एडवाइसेस जो तुमने अपनी जर्नी से सीखी, और एक बच्चा कोई एम्स दिल्ली का एम कर रहा है, तो उसे क्या 3 एडवाइस दोगे तुम? पहली एडवाइस के जो भी आपका टीचर या मेंटर बोले उसको बिना कुछ सोचे सीधा अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि वो उसे सब पता है, वो सब जानता है आपके बारे में, तो वो जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा, सही बोलेगा। सेकेंड एडवाइस थी कि ये तो नीट के लिए है कि एनसीईआरटी खोल के पी जाओ। एग्जैक्टली। रोज वो एनसीईआरटी रोज पढ़ते गए, रोज पढ़ा, 1 महीने तक वही वो एनसीईआरटी पढ़ी रोज, तो उसी से बहुत अच्छा स्कोर इम्प्रूव हो गया। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो एनसीईआरटी और वो एक्सीलरेटर कोर्स की जो टीपीपी थी वो लगा ली थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन नोट के आ गए, तो पेपर में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हो गया था कि ये सारे क्वेश्चन तो लगाए हैं, इनमें क्या ही करना है, मार्क करो आगे। दैट इज़ ट्रू। वो क्वेश्चन हमने ऐसे सिलेक्ट करके डाले थे कि यार बच्चा एक बार अगर वो कर ले तो कॉन्फिडेंस कुछ तो आए, क्योंकि यार जो बच्चे लास्ट में हमको ज्वाइन कर रहे हैं वो स्क्रैच से सब कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर देंगे तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे नीट में। तो दैट इज़ ट्रू, क्वेश्चन रिपीट हुए एंड ऑल। अच्छा, 2 एडवाइसेस तुमने दे दी, तीसरी एडवाइस क्या दोगे? तीसरी एडवाइस के बिलीव इन योरसेल्फ, कि अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। कि वो अगर कोई भी कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? 720 तो किसी ना किसी के तो आते हैं, तो हम भी ला सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। एग्जैक्टली 720 लाना आजकल बड़ा डरते हैं लोग कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रही है, लेकिन क्रैक करने वाले भी तो तुम लोगों में से ही एक है ना कोई, तो तुम भी कर सकते हो। दैट इज़ ट्रू। अच्छा, तुमको क्या लगता है तुम्हारी प्रिपरेशन में तुमने कौन सी मिस्टेक्स करी जो तुम चाहोगे दूसरे बच्चे ना करें? क्योंकि अपने को पता होता है हाँ यार ये मिस्टेक हो गई है ना, तो वो कौन सी मिस्टेक्स है? एक मिस्टेक जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो बचपन से ही हम करते आ रहे हैं, 11th में 12th में ये लास्ट के मॉक टेस्ट में, वो हम नहीं समझ पाए क्यों हो रही है, लेकिन वो मिस्टेक पता है कि क्या है। 11th में जब टेस्ट दिया करते थे तब 15 से 20 ऐसी मिस्टेक्स हो जाती थी जो हमें पता है, फिर भी वो गलत करके आते थे। अच्छा। और वो होता था फोकस कम करने से, एग्जाम के टाइम पे कंसंट्रेशन कम रहने की वजह से। वो हमने धीरे धीरे क्वेश्चंस जो अच्छे से प्रैक्टिस किए, तो लास्ट तक वो 15-20 मिस्टेक्स से घट के 6 हो गई, और नीट में भी वही 6 मिस्टेक्स रिपीट हो। अच्छा, मतलब तो प्रैक्टिस कर करके, वो जो एक लाइन थी, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बनेगा और कॉन्फिडेंस पेपर में हेल्प करेगा, वो वर्क करिए। तो मतलब ये मिस्टेक तुम कहोगे कि यार जितने, मतलब एक तरीके से जितनी ज़्यादा, हाँ जितना ज़्यादा तुम मिस्टेक्स को एलिमिनेट करते रहोगे उतना अच्छा है। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है स्टार्टिंग में ही, राइट? अगर वो मिस्टेक्स पता होती तो हो सकता था आई वाज स्कोरिंग 720 आउट ऑफ 720। दैट इज़ ट्रू, बट अभी जो हमारा स्कोर आया दैट इज़ ऑल्सो रिमार्केबल। बहुत अच्छा स्कोर है भाई, बहुत अच्छा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अच्छा, तो कोई कॉलेज सोचा है जिसके लिए तुम टारगेट करोगे, या जब कट ऑफ आएगी तो तब देखोगे क्या मिलता है? फिलहाल तो टारगेट किया है कि जो नियरेस्ट एम्स है वही मिल जाए। जैसे मैं पन्ना में रहता हूँ एमपी में, तो यहाँ से एम्स भोपाल और एम्स नागपुर ही सबसे पास है, तो एम्स भोपाल का टारगेट है। अगर कट ऑफ उसके लायक आता है तो फिर देखेंगे। हाँ, इस बार कट ऑफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट लेट्स होप वो मिल जाए, क्योंकि अपना स्कोर बहुत अच्छा है ना यार। ये तो एक्चुअली तुमने सही बात बोली, एंड दिस प्रूव्स, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि नीट के लिए ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, मतलब फ्रेश ही नहीं कर सकता, बट योर स्कोर इज़ अ टेस्टमेंट कि भाई अगर तुम करेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक करेक्ट अप्रोच के साथ चलो, अपनी गलतियाँ पहले समझ लो, तो यू कैन डू इट, है ना? तो अगर कोई फ्रेशी हमें ज्वाइन कर रहा है जो अभी 12th में ही है, ठीक है, या 12th में आया है, 2025 में नीट देगा, तो उसको तुम क्या बोलोगे? कि उसको अभी से फाइनल एग्जाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको
जैसे हर इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते हैं यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, उस चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए बस। वो करता जाएगा तो उसका टाइम निकलता जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कब नीट आ गया। मॉक टेस्ट के बारे में तो वो उसी ईयर सोचेगा जिस साल उसका नीट होगा। मतलब एक तरीके से जो माइलस्टोन्स उसके लिए सेट किए जाएंगे उसको वो अचीव करता है, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स। एग्जैक्टली। अच्छा, और स्कूल में मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि यार तुम जहाँ एम करने की सोच रहे हो बाकी बच्चे उतने सीरियस नहीं हो उस एम के लिए? कभी कभार ऐसा होगा, तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास के लोग वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकते जिसका टारगेट तुम लगा के बैठे हो, है ना? तो कभी कुछ ऐसा हुआ था क्लास में तुम्हें लगा हो यार ये लोग मजाक में ले रहे हैं चीज़ें एंड अभी मैं अपने पे काम कर रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे अपना रिजल्ट लाना है? हाँ, ऐसा फील हुआ था। जब बोर्ड्स हुए थे तब हमने जब बात बोली थी कि रैंक लानी है, तब सब सोच रहे थे कि मजाक ही में बोल रहा है, मजाक ही है, ये क्या ही करेगा, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ से घर के अंदर रह के कौन निकाल लेगा इतनी अच्छी रैंक। तो तब लगा था ऐसा कि ये लोग तो अभी मार्क्स ही नहीं ला पा रहे हैं, 500 तक नहीं रहे हैं, ये सोच ही नहीं रहे हैं। तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया था, तब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे तब तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इससे आई थिंक बच्चों को ये समझ में आएगा कि तुम 0 से 100 बहुत जल्दी जा सकते हो, ठीक है? अगर तुम्हें करेक्ट बात चूज़ करो तो ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 महीने बचे हैं गिव अप कर दे रहे हैं, नहीं। और अभी तो बच्चों के पास पूरा साल है, तो पूरे साल में वो कर सकते हैं, राइट? पूरा साल। एग्जैक्टली। अच्छा, एनसीईआरटी में तुम्हें क्या लगता है बच्चों को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए एनसीईआरटी के अंदर? एनसीईआरटी में जैसे अभी का जैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, वो एग्ज़ाम सिर्फ ऐसी चीज़ों पे, एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस पे फोकस कर रहा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ओनली है, ऑलवेज है, इफ़ है, इन पे ज़्यादा फोकस करता है। वो नॉट है, नॉट ऑलवेज है, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया में लिखा था कि दीज आर जनरली इनहेरिटेड, ऐसी लाइंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस में अब जैसे हम देख रहे हैं कि नीट का पैटर्न थोड़ा लॉन्ग फॉर्म होता जा रहा है, असर्शन रीज़न वगैरह बढ़ा दिए थे जैसे, तो ऐसे क्वेश्चंस ये लोग यहाँ से ज़रूर बना सकते हैं ना, इफ़, ओनली, ऐसे कीवर्ड से। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। अच्छा, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें लगता है एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में, हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसमें फिजिकल में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिल जाते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है और कहीं नहीं दिए हुए हैं, तो उन्हें याद रखना ज़रूरी है, वो डायरेक्ट आ जाते हैं। फिजिक्स की आई थिंक ज़्यादा एनसीईआरटी की पे ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की और याद रखने की, उस पर कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले ही काम आते हैं लास्ट तक। एंड मोमेंट पे सिर्फ वही एक चीज़ काम आती है, वो फॉर्मूला। एग्जैक्टली। तो मतलब बच्चे को फॉर्मूला और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। एंड अगर एनसीईआरटी करनी है तो आई थिंक सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चंस एंड समरी, ये काफ़ी है फिजिक्स में, राइट? ये काफ़ी है उसके लिए। हाँ, थोड़ा बैक एक्सरसाइजेस भी कर ली तो मेजॉरिटी चीज़ें कवर हो ही जाती हैं, सारी हो जाती हैं उससे। हाँ। अच्छा, अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड फील कर रहा है, ठीक है, उसे लग रहा है कि यार आई एम अ फेलियर इन लाइफ, तो तुम क्या कहोगे उसे? वो अगर ये सोचेगा कि वो फेलियर है, तो अगर वो खुद पे बिलीव नहीं रख पा रहे हैं तो सामने वाले क्या ही बिलीव रखेंगे, क्या भरोसा करेंगे उस पर? तो पहले तो उसको खुद कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने आप में कि यू कैन डू इट। अभी भी 1 महीना है, 1 महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर वो 1 दिन भी बचा होगा तो 1 दिन में भी वो अपने मार्क्स 50-100 बढ़ा लेगा, अगर वो सही टेक्निक अपनाता है तो। दैट इज ट्रू। 1 दिन में अगर 50 मार्क्स बढ़ा लेगा तो 1 वीक में तो 700 पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब भाई अगर तुम अपने ऊपर खुद गिव अप कर दोगे तो तुम किसी और को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम पे बिलीव करे, है ना? पहली बैटल तुम्हारी माइंड की है, फिर एक्चुअल बैटल स्टार्ट होगी। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, और अब तो भाई अब तो MBBS करने जा रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन सा डॉक्टर बनना है, कुछ सोचा है? ड्रीम तो बचपन से कार्डियोलॉजिस्ट बनने का था। अब MBBS में जैसा परफॉर्मेंस रहेगा और जैसा उसके बाद एग्जाम्स क्लियर करेंगे तब देखा जाए। वेरी गुड, वेरी ट्रू एक्चुअली, क्योंकि PG का कट ऑफ भी बहुत एक्सट्रीम रहता है।
है ना? बहुत अच्छा लगता है वो भी। हाँ, दैट इज़ ट्रू। बट MBBS में आके यू विल रियलाइज़ कि मतलब MBBS में एक्चुअली क्या है ना, तुम वो चीज़ें पढ़ोगे जिसमें एक्चुअली तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना? एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, वो सब देख रहे हो, बॉडीज़ में क्या हो रहा है, एक्चुअल क्लिनिकल चीज़ें देख रहे हो, मज़ा आता है पढ़ने में। नीट में कभी कभार बोरियत आती है कि यार वही NCERT भाई, बोरियत होती है उसमें। पौधे पढ़ रहे हैं, है ना? आई एग्री, वो लगता है, बट कोई नहीं, वो फेज़ चला गया स्ट्रगल का। अब हमारा आगे का फेज़ जो है वो बहुत एक्सट्रीम ऊपर जाने वाला है ना? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अच्छा, लास्ट में कुछ भी ऐसा जो तुम्हें लगा हो, अच्छा तुम्हारी पूरी जर्नी, तुम्हारा ये स्कोर 690 आया, इस पूरी जर्नी से अगर एक चीज़ किसी बच्चे को घर ले जानी हो, एक चीज़ जो सीखनी हो, वो क्या होगी? वो कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी। ना लेक्चर्स मिस करने हैं और ना ही उन लेक्चर्स को लेके बैकलॉग्स जो है उनको पहले कंप्लीट नहीं करना है। उन लेक्चर्स को पहले कंप्लीट करना है जो आज हो गया। बैकलॉग्स को रहने दो, वो कर देंगे, बाद में हो जाएगा, लेकिन जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करके रखना है। ओके, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है जाने। वेरी गुड। कंसिस्टेंसी मतलब चाहिए। एंड ईयर लॉन्ग अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता भी है, ड्रॉपर है, ड्रॉप लेता है, तो उसके पास पूरा साल है, तो अगर वो स्टार्टिंग से एक अच्छी पेस रखेगा तो बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होंगे। एंड कंसिस्टेंसी में बहुत बार सैक्रिफाइसेस भी देनी पड़ी होंगी तुम्हें, है ना? पार्टीज़ छोड़नी पड़ी होंगी, दोस्तों के साथ घूमना थोड़ा कम करना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस होती हैं। एंड आई थिंक वो सैक्रिफाइस अब रंग ले आई है ना? अब वर्थ इट है। तो बस यही मैं बच्चों को भी बोलना चाहूँगा, भाई सैक्रिफाइसेस करना इज़ नॉट बैड, है ना? समर्थ भैया को देखो, सैक्रिफाइसेस के बाद वो कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया है समर्थ, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड आई नो कि जिस एक्सपीरियंस के थ्रू तुम स्ट्रगल करके आगे निकले हो, यू विल बी वेरी गुड एट गाइडिंग अदर्स एज वेल। जो बच्चा लॉस्ट है, जिसको नहीं समझ आता, आई थिंक ही कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, है ना? जाने से पहले अगर एक लाइन तुम बोलना चाहो कोई भी, हर बच्चे के लिए, तो वो क्या होगी? ऐसी लाइंस तो एग्जैक्टली नहीं आएंगी, बट एक लाइन है कि रन, क्रॉल अंटिल यू कैन क्रॉल, देन यू विल रन, इफ यू कैन वॉक देन यू शुड वॉक। मतलब अगर क्रॉल कर सकते हो तो क्रॉल करो, क्रॉल करते करते तुम चलना सीख जाओगे, चलते रहोगे, चलते चलते दौड़ना सीख जाओगे। बस अपने आप पे भरोसा रखो कि यू कैन डू इट। सीधे दौड़ने पे जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, मतलब नहीं अभी लग रहा होगा मुश्किल है सब कुछ, लेकिन तुम्हें चलते रहना है, थोड़ा थोड़ा करोगे, चीज़ें इजी होती रहेंगी एंड में आते आते, है ना? बस, बहुत अच्छा लगा समर तुमसे बात करके। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, ये इंटरव्यू आई थिंक बहुत बच्चों की लाइफ चेंज करेगा। एंड कुछ बच्चों को ना डाउट था कि यार ये नीट एक्सेलरेटर बैच 1 रुपये का निकाला है, क्वेश्चंस की लेवल ख़राब होगा, अंदर क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चंस क्या थे वो नीट एक्सेलरेटर के? वो क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नीट में आते हैं। उनमें वैरायटी भी थी थोड़ी, जो ज़रूरत है जिसकी, क्योंकि नीट में हर PYQ रिपीट नहीं होता है। और वो वेटेज भी बराबर मेंटेन था कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे रिपीट। एग्जैक्टली। एंड उसमें मैंने ट्राई किया था अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करने का, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड रह चुके हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इट हेल्प्ड, ठीक है? इसीलिए उसको 1 रुपये का रखा था, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। एंड हर कोई अफोर्ड करे। एग्जैक्टली। एंड अगेन थैंक यू सो मच समर्थ। आई थिंक ये इंटरव्यू काफ़ी बच्चों की हेल्प करेगा, एंड फ्यूचर में इसी तरह ग्रो करते रहना है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। 694 के आए हैं भाई नीट में, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।